नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी। आजकल हर तरफ अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च की चर्चा हो रही है और इस रिपोर्ट का असर शेयर मार्केट पर भी पड़ा है और उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में बिज तक लगातार आपको इस खबर पर अपडेट दे रहा है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जिन्होंने कई सालों तक गौतम अडानी पर रिसर्च कर उन पर एक किताब लिखी है। वो एक टीचर, जर्नलिस्ट और राइटर है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं RN भास्कर से। बहुत बहुत स्वागत है भास्कर जी हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच। भास्कर जी, गौतम अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो काफी चर्चा में है और इसकी वजह से अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए के करीब गिर चुका है। रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और क्या आपको ये लगता है कि ये कोई सोची समझी साजिश हो सकती है? देखिए, एक चीज याद रखना कि यह हिंडनबर्ग का जो के पीछे जो रिपोर्ट है, नाम जो उसके मालिक है वो शॉर्ट सेलर है। तो शॉर्ट सेलर है, अमेरिका में उसने शेयर शुरुआत से पहले पहले खरीदे, फिर बेचे सस्ते दाम में, और उस सस्ते दाम में जो खरीदना चाहा, शॉर्ट सेलिंग किया, बुकिंग ऑर्डर किया, उसको उसमें पैसे बनाने के लिए उसको उसके बाद में उसने रिपोर्ट पब्लिश किया, जो हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट रनिंग। आप पहले अपना सौदा कर लो, उसके बाद में रिपोर्ट निकालो कि आपका फायदा बहुत हो। तो उसने रिपोर्ट निकाली। अब रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है थोड़ा डैमेज हो गया है, पर उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। पहली बात, गौतम अडानी इतना डेट नहीं लिए जितना उन्होंने दिखाया है। 3 साल पहले उनका डेट 7 गुना था इक्विटी का। Debt as was 3 times more than owned funds, equity plus reserves. अभी उसका जो डेट है वो 3 गुना है, 7 गुना नहीं है। इन अदर वर्ड्स, वो बाकी जो डेट था उसको रीपे कर चुके हैं क्योंकि उसके कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है। जब आपके कैश फ्लोज आपके इंटरेस्ट पेमेंट से ऊंचे हैं तो रिस्क नहीं है, और गौतम अडानी के कैश फ्लोज इंटरेस्ट पेमेंट से ऊंचे ही है। जी, लगातार शेल कंपनियों की इसमें चर्चा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जो आरोप लगे हैं उसमें शेल कंपनियों का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, एक चीज याद रखिए कि शेल कंपनीज जो प्रमोटर है, अगर वो इंडिया से फंड लेगा तो इंडिया कंपनीज रहेगी, अगर विदेश से फंड लेगा तो विदेश कंपनीज होगी। टैक्स पर्पज के लिए कई बार वो टैक्स हेवंस में जाते हैं, उधर रजिस्टर होते हैं कि उसके बाद टैक्स का भार नहीं पड़े। अब आप उसे कंपनीज बुलाइए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज बुलाइए, टैक्स फ्री हेवंस में कंपनीज बुलाइए, वो प्रमोटर्स की इच्छा है, बाहर जो करे उसका आधा कैश तो बाहर से बनता है। सबसे बड़े कोल खान जो है उसके पास ऑस्ट्रेलिया में, वो दुनिया में सबसे बड़ी कोल खान है। 10.5 बिलियन टन की रिजर्व्स है। कोई भी दुनिया में ऐसा खान नहीं है जिसके पास इतना रिजर्व्स हो जितना गौतम अडानी के पास है। अब गौतम अडानी के पास खान है, गौतम अडानी के पास रेलवे लाइन है, उसके पास पोर्ट है, जो भी शिप्स है वो कंट्रोल करता है टाइम चार्टर पर। जब शिप्स तुम्हारे है, खान तुम्हारा है, रेलवे तुम्हारा है, और ये क्या पोर्ट तुम्हारा है, तो आपके कॉस्ट सेलिंग में जो आपका सेलिंग कॉस्ट है वो सबसे नीचे रहेगा। आज वो कोल सप्लाई कर रहा है लैटिन अमेरिका को, अफ्रीका को। इंडिया जो है वो बहुत छोटा भाग है उसके एक्सपोर्ट्स में, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट करता है, और जो प्राइस इंडिया को मिलता है उस कोयले के लिए कोई भी उसको मैच नहीं कर सकता है। उसके कैश फ्लोज बहुत मजबूत है विदेश में। इंडिया में उसके बिजनेसेस कम है, इतना कैश फ्लो इतना बाहर है, तो इसीलिए उसने बाहर से ज्यादा लोन लिया है कि बाहर का लोन वो पूरा कर सके, भर सके। उसमें क्या खराबी है? जी भास्कर जी, क्योंकि आपने गौतम अडानी पर एक किताब लिखी है, तो क्या आप हमें ऐसा कोई किस्सा बता सकते हो जिसने आपको चौंका दिया हो? ऐसा कोई किस्सा आप हमसे प्लीज शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके। देखिए, एक चीज याद रखिए कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ काम चालू करता है उसके कंपेटिटर्स होने ही वाले, पर कभी कभी ऐसा बिजनेस आप चालू करते हो जहां आप इंडिस्पेंसिबल हो जाते हो, आपको निकाला नहीं जा सकता है।
ये सबक मैंने सीखा था 1990s में, जब मैं अनिल अंबानी से मिला था। उस समय रिलायंस अनडिवाइडेड था, और उस समय अनडिवाइडेड रिलायंस में मुझे अनिल अंबानी समझा रहे थे कि वो इलेक्ट्रिसिटी में जा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। इस देश में आप कोयला इंपोर्ट कर सकते हो, पेट्रोकेमिकल्स इंपोर्ट कर सकते हो, आप सीमेंट इंपोर्ट कर सकते हो, स्टील इंपोर्ट कर सकते हो, पर आप बिजली इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। जी। बिजली इज इंडिस्पेंसिबल। हाँ, थोड़ा मोटा बेचना खरीदना होता है क्रॉस बॉर्डर, जैसे हम थोड़ा भूटान से लेते हैं, जैसे हम थोड़ा पावर बांग्लादेश में बेचते हैं, पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो देश में डोमेस्टिक पावर जनरेशन होता है। सो यू बिकम इंडिस्पेंसिबल। बाकी चीजें आप खरीद सकते हो बाहर से, पावर नहीं खरीद सकते हो। पर जी। थोड़ा पावर, 2 मिनट, आप थोड़ा पावर ले सकते हो एलएनजी से, डीजल से। पर गौतम अडानी उससे आगे बढ़े हैं। उन्होंने पोर्ट स्थापित किया इंडिया में, उसके 12 पोर्ट्स है, अभी 2 और पोर्ट बन रहे हैं। वहां कहां? बंगाल में, ताजपुर और हल्दिया में। उसके 6 पोर्ट्स हैं। जब इंडिया में पोर्ट्स है, पोर्ट्स आर इंडिस्पेंसिबल टू इंडिया। क्यों? अब देखिए इंडिया की जीडीपी, उस जीडीपी में 44% एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। अगर आप खाली प्रोडक्ट्स देखें तो 30% ऑफ इंडिया जीडीपी इज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उसके लिए पोर्ट्स की जरूरत है। अगर पोर्ट्स नहीं रहते थे, इंडिया का जीडीपी 30% कम हो जाता। तो अडानी जी। अब उस इंडिस्पेंसिबिलिटी में कितना वैल्यूएशन देंगे, आपकी मर्जी। जी भास्कर जी, जहां अभी आप पोर्ट्स की बात कर रहे थे तो हम एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ लेना चाहेंगे। गुजरात सरकार ने 1 रुपए में मुद्रा पोर्ट की जमीन दी थी अडानी को, और ऐसे में सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार किए जाते रहे हैं कि वो उन्होंने फ्री में वो पोर्ट दे दिया और आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। ऐसे में इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, अगर आज मैं जंगल में जाऊं और वहां कोई खरीदार नहीं है जमीन की, और मैं बोलता मैं जमीन खरीदना चाहता हूं, सरकार बोलेगा ठीक है, अब यहाँ कोई खरीदार नहीं है, आप 1 रुपए में ले लो। मैं ले लूं और कल उधर रेलवे लाइन बना दूं, तो भाव बढ़ेगा ना जमीन का। उस समय वो थी, न रेलवे लाइन थी, न रोड्स थे, न पोर्ट था। वो जमीन की वैल्यू कुछ भी नहीं थी। कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, कि कोई, किसी को मालूम नहीं था इसमें कुछ वैल्यू होगा। गौतम अडानी वो जमीन खरीदी, उधर फिर पहले रोड्स डाला, फिर रेलवे लाइन डाला, फिर एयरपोर्ट डाला, और फिर वहां पोर्ट बनाया। वैल्यू तो बढ़ने ही वाली है। जी। अगर भास्कर जी, जब वहां खरीदार नहीं है तो सस्ते में मिलेगा। जी बिल्कुल। जी भास्कर जी, क्योंकि अब हिंडनबर्ग रिसर्च सामने आने के बाद से ही बाजार में बहुत अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या इन्वेस्टर्स के लिए ये सही वक्त है अडानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए? जैसे मैंने कहा कि अडानी के कम से कम 2 बिजनेसेस, पावर जनरेशन और पोर्ट्स, इंडिस्पेंसिबल है। अब बाकी बिजनेस देखिए, एडिबल ऑयल्स में वो नंबर 1 है देश में, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है, सोलर पावर में नंबर 1 है। अब जब नंबर 1 हो और सबसे बड़े हो, तो आपको आपको भूला नहीं जा सकता इतनी ज्यादा। आप उसको मार्केट से हटा नहीं सकोगे। मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं। 1 साल का धक्का लगा, शायद उन्हें वापस उछ लेगा। जी, लेकिन कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर्स थे उनके सेंटिमेंट्स तो हर्ट हुए ही हैं, और इसी कारण शायद अडानी ग्रुप का ये फैसला आया है कि वो अपने एफपीओ को वापस ले लेगी। ऐसे में क्या लगता है इसका असर कितना पड़ेगा अडानी ग्रुप पर? क्योंकि एक बड़े प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, 20,000 करोड़ का वो एफपीओ लेकर आने वाले थे, और अब ये झटका कितना अडानी ग्रुप पर भी भारी पड़ने वाला है। देखिए, एक चीज देखिए, उन्होंने अपना एफपीओ सक्सेसफुल कर दिया। जब पैसे है, उसने देखा मार्केट में प्राइसेस गिर रहे हैं। अब 3 शेयर में इन्वेस्टर्स ने पैसे एफपीओ में डाला, और मार्केट प्राइस है 2,000। इन्वेस्टर्स को लगता था कि उन्होंने मिस्टेक किया है, और गौतम अडानी ने सोचा कि इतना मिस्टेक करने से इन्वेस्टर्स को भार नहीं पड़ना चाहिए। मैं एफपीओ कैंसिल कर लूंगा, उनका पैसा वापस लौटा दूंगा। कैसे पैसे वापस लाना मेरी वो मैं करूंगा। जी। तो मुझे लगता है उन्होंने अच्छा किया ना।
इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं लेने दिया इतना। एक और चीज याद रखिए, अडानी इतना एंटरप्रेन्योर है जो नई कंपनी मार्केट में नहीं लाएगा जब तक उसमें प्रॉफिट्स पहले से ही नहीं आए हैं। जो अडानी एंटरप्राइजेस है उसका ओरिजिनल नाम था अडानी एक्सपोर्ट्स। वो प्राइवेट कंपनी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी, पैसे बनते रहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसके वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए था। जब प्रॉफिट्स थे उसके बाद में पब्लिक गया, उससे में भी 27 टाइम्स मुझे लगता है सक्सेसफुल हुआ एट अ टाइम व्हेन मार्केट कंडीशंस आर बैड। जी उसके बाद में उन्होंने चेंज किया एंटरप्राइजेस। अब इस कंपनी के नीचे जो भी नई कंपनी डालता है वो एंटरप्राइज के नीचे आता है। जब वो प्रॉफिटेबल होता है वो मार्केट में लाता है और सभी शेयर होल्डर्स एंटरप्राइजेस को फ्री शेयर्स मिलते हैं उस कंपनी के। जी भास्कर जी, हाँ एक और सवाल मेरा होगा इसी से जुड़ा हुआ कि ये जो एफपीओ वापस लेना था, क्या ये निवेशकों के लिए एक तरह से तो उन्हें कम से कम वो जो लग रहा था कि वो पैसे अपने गंवा देंगे, उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन ये अडानी की तरफ से एक ऐसा, अडानी ग्रुप की तरफ से इसे इमेज बिल्डिंग और जो कहते हैं ना कि इमेज पर जो उनकी चोट लगी है उसको फिर से वापस कवर अप करने का भी तरीका हो सकता है। देखो एक चीज, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो अपना फेस बनाना चाहता है। बिल्कुल। अगर अडानी करता है तो उसमें क्या गलती है। दूसरी चीज ये है कि जब उन्होंने सोचा शुरुआत में ही कि मैं पब्लिक में नहीं जाऊंगा जब तक उसमें प्रॉफिट्स नहीं आए, वो भी फेस सेविंग है, वो भी फेस इमेज बनाने के लिए है और उससे उसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है। अभी कल वो पब्लिक इश्यू में आएगा, इन्वेस्टर्स को मालूम है कि अगर कुछ घाटा हुआ अडानी पैसे लौटा देगा। जी जी उसके लिए कॉल इट बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉल इट ईमानदारी, कॉल इट इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो कुछ भी आप कहो। ये गलत है या ठीक है? मुझे लगता है ठीक है, सही है। जी भास्कर जी, अब मेरा आपको ये सवाल था कि गौतम अडानी की जब से टॉप 10 लिस्ट में आए हैं तब से उनकी चर्चा हमेशा ये होती रही कि अचानक से वो दुनिया के रिचेस्ट आदमियों में कैसे शुमार हो गए। हमेशा उनसे ये सवाल पूछा गया कि ऑपोजिशन ने भी उनसे ये पूछा कि इसमें क्या पीएम मोदी ने उनका साथ दिया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने जब आपने उन पे रिसर्च किया तो आपको क्या उनके दोनों के बीच में बॉन्ड्स के बारे में कोई जानकारी है? तो आप इस पे क्या कहेंगे? कि सबसे पहले जो पहला बिजनेस उन्होंने चालू किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उससे बाद कांग्रेस राज्य करती थी। ही वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडर इन REP लाइसेंसेस, रिप्लेनिशमेंट एक्सपोर्ट परमिट लाइसेंसेस। ही वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडर इन रूपी रूबल ट्रेड। उससे भी तो बीजेपी नहीं थी। जब उनको बिजनेस चालू करना पड़ा तब भी कांग्रेस सरकार थी उस समय। कांग्रेस सरकार ने बोला अच्छा पोर्ट चालू कर लो, कांग्रेस सरकार ने बोला आपको जमीन खरीदने ले लो। नीतीश कुमार ने रेलवे लाइन का परमिशन दिया, कनेक्टिंग द रेलवे ग्रिड टू द पोर्ट। उससे देश में नई पॉलिसी आ गई कि पोर्ट के साथ संबंधित जिसको भी रेलवे लाइन बनाना है, प्राइवेट सेक्टर बना सकता रेलवे लाइन टू कनेक्ट टू द मेन ग्रिड। तो क्या अडानी, मेरा सवाल चालू किया उस समय भी कांग्रेस सरकार थी। अगर मोदी उधर के मुख्यमंत्री बने 15 साल के लिए, आप गुजरात में सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, तो दोस्ती निभानी पड़ेगी ना। आप बिजनेसमैन दुश्मनी से तो नहीं कर सकते हो। तो जब वेस्ट बंगाल में जब पोर्ट्स में जब निवेश करने जाए तो आप ये कह रहे हैं कि अडानी पॉलिटिकली साउंड नहीं है, या सारी चीजें पॉलिटिकली नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी ऐसा आदमी है जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मैं आपसे दोस्ती रखूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी बीजेपी की मित्र नहीं है जी। ममता बनर्जी उन्हें 2 पोर्ट दे दी, केरला गार्ड में 1 पोर्ट दे दिया, राजस्थान में गहलोत ने उनके साथ खान डेवलपमेंट का बिजनेस चालू किया है। जहां भी जो भी पार्टी के अलावा अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, गौतम अडानी गोस द पॉलिटिशियन, कन्विंसेस हिम कि मैं आपको मदद कर सकता। एक और चीज याद रखिए, गौतम अडानी जिस राज्य में उनका कुछ कारोबार है वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, आपके पास स्कूल्स हैं जो आप नहीं संभाल सकते, मुझे दे दीजिए, मैं अपना लूंगा, मैं उनको अडॉप्ट कर लूंगा। वो स्कूल सरकारी स्कूल रहती है,
इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी करता है, फीस नहीं बढ़ती है, टीचर्स को ज्यादा सैलरी नहीं देते हैं, वो खाली इनपुट आउटपुट, स्टूडेंट का लास्ट ईयर 50% था, आज उसको 55 मिला या नहीं मिला, तो टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर को मॉनिटरिंग करता है, फैसिलिटीज बुला देता है। टुडे आज 6000 स्कूल्स उसके हैं, और बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में हैं उनके पेरेंट्स आते हैं गौतम अडानी के मैनेजर्स के पास, बोलते हैं हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के हम आपकी स्कूल में डाल सकते हैं। सरकारी स्कूल है, मैनेजमेंट खाली बदला है। अब वही गौतम अडानी अपने समाज में रेलेवेंट होने के लिए ये करते हैं। आप उसे CSR कहिए, आप उसको कहिए कि गौतम अडानी की इंटरेस्ट है स्कूल्स में, पर इस देश में सबसे बड़ा कल्याण तब होता है जब स्कूल के बच्चे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो भविष्य है। जी। हालांकि भास्कर जी, अभी आपने बताया कि वो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर है, एक वो उनकी निशानी है कि वो जिस गवर्नमेंट के साथ अपने बिजनेसेस करते हैं उसके साथ अपने संबंध को अच्छा रखते हैं। जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्रेडिट स्विस ने भी अभी अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को कोलैटरल के तौर पर स्वीकार करने से मना कर दिया है। जब कोई ग्लोबल कंपनी ऐसा फैसला लेती है, मामले में रिएक्ट करती है, तो लोगों के मन में जरूर सवाल आता है कि क्या अडानी ग्रुप ऐसा क्या कर रही है जिसको लेकर वो लगातार घिरते जा रही है। एक और चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब वो रिपोर्ट बना रहे थे तभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने विड्रॉ किया, जी। और जब विड्रॉ किया तो उन्होंने परवाह नहीं की, वो अपना कारोबार चालू करते रहे। जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो ऑस्ट्रेलिया में भी उनके खिलाफ कई बैंकर्स गए थे। ये नई चीज नहीं है, उन्होंने बैंकर्स का सामना किया, फंड्स अरेंज किया। 10 साल के झगड़े के बाद जब 4 सरकार बदली, उसके बाद में उनको वो माइन क्लियरेंसेस मिल गए और आज उधर से बिजनेस हो रहा है। एक और चीज, वो बिजनेस जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसका सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा शायद। उसके बाद में डिफेंस इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें प्रॉफिट्स आएंगे, और फिर एग्रीकल्चर में। आप कलकत्ता मार्केट में जाइए और कोई भी गेहूं के शॉप में, अनाज की दुकान में जाइए, और व्यापारी है बोलेगा सेठ को अडानी का वो ग्रेन्स है या नहीं। वाई? अडानी के पास सबसे बेहतरीन स्टोरेज फैसिलिटीज है। उसने बैंक को देखा है, कोई बैंक उसके खिलाफ जाएगी, कोई बैंक उसके साथ आएगी, उसको अगर एक आदमी पसंद नहीं है वो दूसरे आदमी को पकड़ के आएगा। जी सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे तन्वी ने आपको पूछा कि अडानी एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर तो है ही, लेकिन क्या उनका सक्सेस मंत्र है, और आगे जो हमारी यंगर जनरेशन है वो उनके लिए वो सक्सेस मंत्र कैसे काम कर सकता है? क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं? ये देखिए, अगर अडानी सक्सेसफुल है, उसके पीछे 3 कारण है। एक तो उसका दिमाग बहुत तेज है, आपका दिमाग तेज होना चाहिए। गणित में उसका दिमाग ऐसा चलता है, लोगों को 1 हफ्ता लगता है DCF टेबल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेबल बनाने के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए। वो सीधा मैनेजर को बोलता है आप DCF टेबल्स करो, मुझे लगता है ये नंबर आएगा बाद में, पर आप चेक करो। उसका दिमाग से पहले नंबर आ गया है, उसके करीब ही होगा, उतना तेज उसका दिमाग है। अब तेज दिमाग अगर बच्चे के पास नहीं है तो धंधा करना मुश्किल है। दूसरी चीज, वो हमेशा सोचता है कि जो कुछ भी करूंगा, अगर मेरे बिजनेस सरकार के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ जाएगी तो मेरी तरक्की और भी ज्यादा रहेगी। तीसरी चीज, रिश्तों को संभालना। कई बिजनेसमैन हैं जो रिश्ते बनाते हैं, और जब काम पूरा होता है, जाइए प्लीज, वो रिश्ते अधिकतर सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स अडानी के हैं वो 50-50 पार्टनरशिप है। 51-49 नहीं, 76-24 नहीं, 50-50 बिजनेस पार्टनरशिप संभालना बहुत मुश्किल है। अगर यंगर जनरेशन को बढ़ना है, रिश्ते संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों के साथ दोनों की स्ट्रेंथ्स शामिल होती है और बिजनेस बढ़ता है। जी,
जी भास्कर जी, बिल्कुल आपने जो रिसर्च किया है अदानी पर, गौतम अदानी पर, वो बिल्कुल आपकी बातों से साफ दिख जाता है कि आपने उनका सार निकाल लिया है कि वो किस तरीके से काम करते थे। और आपने जितने भी 3 पॉइंट्स बताए उसके ज़रिए जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये होगा कि आपने उनकी पूरे जर्नी को भी स्टडी किया है। ऐसे में आपने देखा होगा कि वो अलग-अलग सेक्टर्स में, अलग-अलग चीज़ों में उन्होंने कारोबार करने की कोशिश की। आपके अनुसार कौन सा ऐसा कारोबार है जो भारत में इस वक्त बेहतर तरीके से किया जा सकता है या उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और उसमें जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसके बारे में सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं उस पे आगे काम करने के लिए? देखिए, एक चीज है, उसने जब एक उदाहरण दूंगा। जब एडिबल ऑयल चालू किया, अदानी के पास कोई एक्सपीरियंस है वो एडिबल ऑयल के मार्केट में, तो उन्होंने ऐसा पार्टनर चुना जैसे विल्मार है, उसके जो मालिक है कुओक नाम के चाइनीज डिसेंट के मलेशियन सिटीजन हैं जो सिंगापुर में रहते हैं। सिंगापुर गए, उनसे बात किया, बोले मैं इतना ये ऐसे कर सकता हूं, आप हमसे शामिल हो। कुओक आया, प्रभावित हुआ, सीधा 4 दिन में उन्होंने साइन किया पेपर्स, 50-50 वेंचर आज वो नंबर 1 है। अगर आपको बिजनेस चालू करना है, या तो आप बिजनेस जानते हो, जैसे पोर्ट्स अडानी जानता था, उधर कोई पार्टनर्स नहीं है, नहीं जानते हो तो ऐसे पार्टनर को चुनिए जो समझदार भी है और ईमानदार भी हो। जी, अपना विजन क्लियर होना चाहिए। आइदर आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए या तो फिर आपको अपने पार्टनर को चूज करने की वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सही पर्सन, सही कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट करके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अगर हमारे जो न्यू और यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस फील्ड में सोचना चाहते हैं बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से उन्हें मौके जरूर मिल जाएंगे। भास्कर और जी, खास हमने करके रिश्तों को संभालो। हम्म। जी, बिल्कुल, जहां आपने रिश्तों की बात की, हमने ये देखा है कि मुकेश अंबानी की फैमिली के बारे में लगातार चर्चा होती रहती है। हमें पता है कि उनके फैमिली में कौन-कौन है, कौन क्या ज़िम्मेदारी संभाल रहा है। अडानी ग्रुप के बारे में या गौतम अडानी के परिवार से संबंधित लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिकली जानकारी नहीं है। तो ईशा, ऐसे में अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सवाल तो ज़रूर बनता है। तो सर, आप मुकेश अंबानी, जैसे आज आज ही आपने फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट को देखा होगा, तो आज अंबानी 10वें नंबर पर है और अडानी खिसक गए हैं 16वें नंबर पर। तो आप अंबानी के लिए इस बार क्या आप कहना चाहेंगे कि अंबानी इस टाइम पे कौन सा बिजनेस उनका बूम कर रहा है सर इस वक्त? मैं उसके बारे में स्टडी नहीं किया, इसलिए उसके बारे में कह नहीं सकता हूं। पर एक चीज याद रखना कि जब अडानी ने इंटरव्यू दिया था, शायद आपके चैनल पर, शायद इंडिया टुडे के चैनल पर, मुझे याद नहीं है, सीधा कहा था अगर मेरा कोई मेंटर हो तो धीरू भाई अंबानी है। जी जी। धीरू भाई रिश्ते संभालता था। हम्म। जो प्यून था सरकार में, सरकारी ऑफिस में, उसको याद रखता था। रिश्ते संभालने के बगैर आप बिजनेस बढ़ा नहीं सकते हो, खास करके अगर आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हो। जी जी भास्कर जी, यहाँ मैं बात कर रही थी जिस तरीके से कि हम अंबानी परिवार को जानते हैं, अडानी परिवार के बारे में, क्योंकि जब आपने गौतम अडानी को स्टडी किया तो उनके परिवार के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। उनका परिवार कैसा है, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर उनके परिवार के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक रहते होंगे, क्योंकि हम हमेशा मीडिया में देखते हैं, अंबानी के बच्चों के बारे में सुनते रहते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, बट अडानी परिवार उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता है। कुछ आप उनके परिवार के बारे में हमें ज़रूर बताएं। देखिएगा, गौतम भाई के परिवार में 8 बच्चे थे, वो 5वां बेटा है, और उसका यंगर ब्रदर राजेश उसके साथ काम करता है। उनके पिताजी के पास 4 बेटे थे। एक बेटा विनोद अडानी दुबई में रहता है। जी। कोई ऑफिशियल पोजीशन उस सरकार उसके ग्रुप में नहीं है, पर विनोद अडानी का बेटा प्रणव अडानी उनके साथ, गौतम भाई के साथ काम करता है। बाकी भाई हैं, उनका खुद का कारोबार है, वो अपना कारोबार संभालते हैं। जब फैमिली गेट टुगेदर, पूरा परिवार आता है साथ में। परिवार में कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसीलिए आप उनके बारे में ज्यादा सुनते नहीं।
जी पब्लिक उस समय इंटरेस्ट लेती है जब कोई शादी हो या कोई बंटवारा हो, तब पब्लिक का ध्यान जाता है। अरे कुछ बंटवारा नहीं है, कुछ शादी नहीं है, तो कहाँ ध्यान जाएगा? कुछ भी नहीं होता है। जी, भास्कर जी, लेकिन अभी आप जिस तरीके से उनके परिवार के बारे में बता रहे थे, हालाँकि अभी तक तो उनका परिवार बहुत ज़्यादा सही में वाक़ई लाइमलाइट में नहीं आया था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उनके परिवार के 2-3 सदस्यों का नाम आया है और टॉप जो प्रोफ़ाइल में हैं, उसमें कहीं न कहीं ये सवाल खड़े किए गए हैं कि परिवार के लोग ज़्यादा हैं, ऐसे में जो मेन डिसीज़न्स हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो जा रहे हैं। तो जो बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं थे, अचानक से वो उस तरीके से नाम उनका आ रहा है। आप मेरे बुक में देखिए, मैंने एक टेबल दिया हूं, जहाँ एक साइड मैंने फैमिली की मैनेजर्स इन फ्रॉम द फैमिली, दूसरे साइड में दिया हूं की मैनेजर्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स। प्रोफेशनल मैनेजर संख्या ज्यादा है फैमिली मैनेजर्स की से कंपेयर करोगे तो। दूसरी चीज, जहां भी फैमिली भी शामिल हो, उसके अधिकतर वेंचर्स में 50-50 पार्टनरशिप हो, जो दूसरा पार्टनर है उसके मैनेजर संभालते हैं की डिसीजन। जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है, जब कुछ मैनेजमेंट के प्लान्स को चेंज करना चाहते हो, तो दोनों साइड बैठते हैं, क्या करना चाहिए, कौन सा चीज कहां जाना चाहिए, कहां पैसा डालना चाहिए, वो डिस्कशन होता है। पर डे टू डे मैनेजमेंट जहां 50-50 वेंचर है, उस पार्टनर के हाथ में। जी, भास्कर जी, लेकिन उनके भाई का नाम, बड़े भाई का नाम भी आया है इस रिपोर्ट में और ये कहा जा रहा है कि बाहर से लेन-देन करने में कहीं न कहीं जो इल्लीगल तरीके से कहें या शेल कंपनियों के थ्रू जो हो रहा था, उसमें उनका हाथ है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है, क्या इलीगल है उसे उन्होंने बताया नहीं है। हाँ, वो विदेश में रहता है, शुरुआत से दुबई में रहता है। जब भी इंटरनेशनल फाइनेंस है, वो उसको काफी मदद करता है, उसके कनेक्शन बहुत है, उसका बिजनेस और एसेट्स विदेश में है। तो विदेश में पैसे नहीं बनेंगे और पैसे नहीं उठाओगे तो क्या करोगे? अरे अजीब है आपका बिजनेस, आपके खान है, आपका जो हाइफा पोर्ट है, आपका जो श्रीलंका पोर्ट है, वो विदेशी एसेट्स है ना, फिजिकल ब्रिक एंड मोटर एसेट्स है। अब विदेश में एसेट है तो फंड्स या तो इंडिया से, सरकार से पूछकर, उसके ब्यूरोक्रेसी से घूमकर पैसे निकालो, या विदेश का एसेट है, विदेश से पैसे लो। जी भास्कर जी, मेरा ये सवाल है आपसे, जैसे आपने बताया आप सही कह रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 50-50% डील की आप बात कर रहे हैं अडानी, कि हमेशा से अडानी इसी फॉर्मूला को यूज हमेशा नहीं करता जी, है। तो अधिकतर। अच्छा, तो उसके पीछे का कारण क्या है सर, कि 50-50 डील हमेशा क्यों अडानी मतलब उसका प्रयोग क्यों देखिए, करते हैं? एक चीज अडानी सोचता है कि अगर मुझे इसकी जरूरत है, विलमार की जरूरत है, तो ऐसा ना हो कि मेरी कंपनी और विलमार जूनियर पार्टनर हो। विलमार इक्वल पार्टनर, तो उसकी भी कंपनी है, मेरी भी कंपनी है। वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा इस कंपनी में जहां वो भी मालिक है। तो की एरियाज में जहां उसको नया टेक्नोलॉजी, जैसे डेटा मैनेजमेंट में उन्होंने आईकॉमनेट से ज्वाइन किया हाथ। चेन्नई में उसकी कंपनी है, 50% आईकॉमनेट के पास है, 50% उसके पास में। गौतम अडानी इज नॉट एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईकॉमनेट इज। इसीलिए आईकॉमनेट आया, बोला देखो भाई आपकी बिजनेस है पर 50, ठीक है, उससे दोनों की। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इसके लिए इसके पीछे दोनों की तरक्की होती है। आईकॉमनेट को इंडिया में बड़ा मार्केट दिखता है और गौतम अडानी को प्रोफेशनल की जरूरत है, तो दोनों शामिल हो गए और दोनों इक्वल हो गए, 50-50। जी, अडानी, गौतम अडानी की जो आपने जर्नी स्टडी की, उससे आपको क्या लगता है इंडियन ग्रोथ स्टोरी में उनका कितना कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं? क्योंकि जिस वक्त वो ग्रो कर रहे थे, उसी दौरान हमारी कंट्री में भी बहुत सारी चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुए। तो कितना योगदान आपके अनुसार रहा गौतम अडानी का? काफी। पर गौतम अडानी अकेला नहीं, हर एक इंडस्ट्रीज कुछ तो कुछ योगदान करता है। पर गौतम अडानी का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने पावर जनरेशन को एक्सेलरेट किया। पहले थर्मल पावर, फिर सोलर पावर, अभी इस पब्लिक इश्यू से वो हाइड्रोजन पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। अभी एफपीओ का पैसा तो लौटा रहे हैं, तो शायद वो विदेश से लोन लेकर चालू कर लेंगे, शायद, ये मेरा अंदाज है।
उन्होंने जो इस देश को जिस तरीके से डायरेक्शन दिया, एक पोर्ट्स में, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी रेलवे लाइंस में, तीसरा सोलर पावर, चौथा गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा डेटा मैनेजमेंट, सिक्स उन्होंने एयरपोर्ट्स भी संभालना चालू किया है। तो काफी 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 एरियाज में उन्होंने अपना प्रभाव डाला है, उनका इन्फ्लुएंस दिख रहा है, और धीरे धीरे बिजनेस पैटर्न्स में एक एग्जांपल लीजिए। जिस दिन अडानी ने सीमेंट होलसेम और एसीसी दोनों को खरीदा, उसके दूसरे दिन में जो बाकी इंडियन सीमेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत रफ्तार के साथ बढ़ाया। अभी अडानी चेंज लाए या न लाए, उसके आने के कारण जो एग्जिस्टिंग आपके सीमेंट प्रोड्यूसर्स है, सभी ने अपना कैपेसिटी बढ़ाना चालू किया। वो देश के लिए अच्छा है बुरा है? नेक्स्ट पॉइंट, जब 2018-19 में जो बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट डूब गए फाइनेंशियली, लैंको डूबा, जीवीके, जीएमआर, उनके एसेट्स कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। ठीक बात, अडानी बोले मैं खरीद रहा हूं। उन्होंने वो एसेट्स खरीद लिया, क्योंकि वो थर्मल पावर प्लांट्स थे, उसके पास थर्मल कैपेसिटी है, कोयला जो उनके लिए है वो उसका सौदागर है, वो इंपोर्ट कर सकता है या डोमेस्टिक माइन से निकाल सकता है। सिनर्जी था ना जी। वो देश के लिए अच्छा है। जो एसेट डिस्ट्रेस्ड है, जिसमें कुछ उत्पादन नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट खाली जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, अगर उसको जल्दी रिवाइव नहीं करोगे तो एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उन्होंने खरीद लिया, और अभी उसके ग्रुप में इज बिकम द लार्जेस्ट थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। फिर बिजली बनाने के बाद उनको ट्रांसमिशन करना है, he has become the largest private sector transmission player in the country. वो एक मालिक है जिन्होंने अपने मुंद्रा से भटिंडा तक पाइपलाइन बनाया है, कि वहां से जो तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, वो सीधा भटिंडा में रिफाइनरी जो इंडियन ऑयल की है उसके पास पहुंचा है। वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप एप्पल्स को देखिए, हिमाचल प्रदेश में वो किसानों को सिखाता है किस तरीके से एप्पल ग्रो करना। वो फिर बताता है किस तरीके से एप्पल को पैक करके उसकी फैक्ट्री में लाना। उसकी फैक्ट्री में एक सॉर्टिंग मशीन है, जहां एप्पल्स को सॉर्ट किया जाता है कलर पर, वजन पर, उसके फर्मनेस पर, कितना मजबूत है। इन सभी पैरामीटर्स के बाद फार्मर को बोलते हैं आप व्यूइंग गैलरी में बैठो और देखो आपके एप्पल्स कैसे सॉर्ट होते हैं। और सॉर्टिंग मशीन के नीचे 5-10 डब्बे हैं, और एप्पल्स एक के पीछे एक या दूसरे डब्बे में जाते हैं। अंत में वो बैठता है, ये एप्पल का भाव ये है, ये एप्पल का भाव ये है, ये एप्पल का भाव ये है, आपके इतने किलो इस एप्पल के, इतने किलो उस एप्पल के। उसको हिसाब उसी समय मिलता है, शाम तक उसके बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। पुराने जमाने में उसको 3 महीने में लगते थे पैसे मिलने के लिए। फिर उसके बाद वो एप्पल लेकर सीधा अपने ही रेलवे लाइन से, अपने ही रेलवे वैगन से मुंद्रा भेजता है, उधर से एक्सपोर्ट। और उतना ही नहीं, जो भी एप्पल ग्रोअर है उसको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से एप्पल अच्छी तरह उगा सके और किस तरीके से अच्छी तरह प्लग कर सके। उससे पूरा बदल गया है। बिल्कुल एक प्लान को लेकर आगे बढ़ने के लिए उसके लिए उनको एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ता होगा, और बिल्कुल प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी बोला इंडियन ग्रोथ स्टोरी में हर इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और उसमें गौतम अडानी भी एक है जिन्होंने हमारे इंडियन ग्रोथ स्टोरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आपने इतना वक्त दिया और इतनी बातें हमें बताई, और आपके जो भी रिएक्शंस हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उसके बारे में हमारे साथ अपने विचारों को शेयर किया, उसके लिए थैंक यू भास्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।